सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज 24 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में हमारे सामने बजट की पेशकश है, जिसमें नई योजनाओं के साथ-साथ राज्यों को हुए आवंटन का ज़िक्र करा गया है। एक निगाह लगाते हैं, बिहार और आंध्र को 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कैंसर की 3 दवाओं पर छूट कर दी सरकार ने। नए आयकर ढांचे में सालाना 17,500 रुपये की बचत होगी। इसके साथ साथ रक्षा बजट देश की जीडीपी का सिर्फ 1.9% रखा गया है और शिक्षा मंत्रालय के बजट में 7% की कटौती कर दी गई है। थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा पता नहीं क्यों सरकारों के केंद्रीय मुद्दों में नहीं रहती है। कृषि क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और महिला बालिका योजनाओं पर खर्च होंगे 3 लाख करोड़ रुपए। ये एक बस एक छोटा सा हाईलाइट थी, आगे जाके देखेंगे हम कैसे इसका विश्लेषण करा गया है। और हम वापस शुरू करते हैं अपना संपादकीय पे और कल्प मेधा में आज देखते हैं क्या कहा गया है। एक अच्छे यात्री की कोई तय योजना नहीं होती है और वह कहीं भी पहुंचने के लिए हड़बड़ी में नहीं होता। ये शब्द हैं लाहौर से, एक बहुत ही बड़े थिंकर विचारक हैं। और आज का लेख है तकनीकी तबाही की बढ़ती आशंकाएं, और ये लेख लिखा है अभिषेक कुमार सिंह साहब द्वारा। आज की दुनिया तकनीक की है। कंप्यूटर, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उपायों ने हमारा कामकाज कई मायनों में आसान किया है। कोविड महामारी के दौर में दुनिया ने देखा था कि इन सुविधाओं के कारण उसकी चाल में कोई बड़ा व्यवधान नहीं आया, मगर तकनीक पर निर्भरता का ये एक पहलू है। दूसरा पहलू वह है जो 19 जुलाई 24 को दुनिया के सामने पेश हुआ। साथियों, अगर हम देखते हैं कि तकनीक के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कंप्यूटर्स के होने से, और कोई की बड़ी अच्छी शुरुआत करी है। इस शुरुआत में लेखक ने हमको ये बताया है कैसे कोविड के दौरान जब दुनिया थम गई थी, मगर कंप्यूटर नहीं थमे थे, डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थमे थे, वह लगातार काम कर रहे थे। तो ये सहूलियत तो है ही है कि इनके होने से जीवन की गति, कार्यों में क्वालिटी कितनी बढ़ गई है। मगर एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ और ले गए लेखक हमारे, और उन्होंने याद दिला दिया कि 19 जुलाई को जो माइक्रोसॉफ्ट का वैश्विक आउटेज हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर चलने वाली दुनिया भर के 85 लाख कंप्यूटर एक दोषपूर्ण तकनीक अद्यतन अपडेट के कारण ठप पड़ गए। इसका असर हवाई अड्डों पर विमानों संचालन के लेकर बैंकों, शेयरों बाजार इत्यादि पे पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली अपडेट कंप्यूटरों के संचालन के लिए परेशानी का सबक बन गया? यह आंकड़े खुद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जारी किए हैं। 19 जुलाई को पैदा समस्या ने कम से कम 85 लाख कंप्यूटर पर ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन, असल में एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं साथियों, ये इसके बारे में हम लेख लिख भी चुके हैं। BSOD कहते हैं इसे, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ये एक ब्लू नीली स्क्रीन आती है जो कंप्यूटर पे तब आती है जब हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर में कोई एरर हो, जो कि इस हद तक पहुंच जाए कि वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा दे या फिर वो बिल्कुल भी उस तंत्र मशीन का अनुरूप काम ना करे। तो विंडोज़ एक तरीके से बंद हो जाती है पूरी। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नामक समस्या उत्पन्न की। इससे काम कर रहे कंप्यूटरों की पूरी स्क्रीन अचानक आसमानी नीले रंग की हो गई और उन पर एक त्रुटि एरर का संदेश आने लगा। ये सब साथी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की सहायक एजेंसी जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक द्वारा एक अपडेट भेजने की वजह से हुआ। आगे बढ़ेंगे। क्राउड स्ट्राइक फाल्कन नामक ये सॉफ्टवेयर अपडेट दरअसल एक साइबर सुरक्षा उपकरण है जो कंप्यूटरों के विभिन्न साइबर हमलों से बचाने के लिए बनाया गया है, मगर इसमें तकनीकी खामी थी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से लैस कंप्यूटरों का संचालन एक झटके में रुक गया था। इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि मौजूदा दुनिया में सबसे सारे कामकाज इंटरनेट पर आधारित तकनीकों और उपकरणों के हवाले करने की बात हो रही है।
ऐसे में अगर नौबत किसी तात्कालिक शटडाउन की आती है तो दुनिया का क्या होगा? अब देखिए ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न उठ रहा है कि अगर हम सब चीज़ डिजिटल कर दे रहे हैं, कंप्यूटराइज़ कर दे रहे हैं और एक दिन शटडाउन पूरा करना पड़ जाए पूरे विश्व को, तो पूरी दुनिया रुक जाएगी और रुक भी गई थी। एयरपोर्ट से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़, मशीनें हॉस्पिटल्स की सब बंद हो गई थी। जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हर मर्ज़ का दवा बताया जा रहा है, वहीं कोई आसान से टपकी नियामत नहीं है, बल्कि वह भी इस इंटरनेट और कंप्यूटर का संजाल बैठने की व्यवस्था है, जिसे ज़रूरी नहीं कि कोई हैकर या साइबर हमला पंगु बना दे, बल्कि हो सकता है देश के सुरक्षा तंत्र को उन पर कायम है। ऐसे में कई तकनीक खामी सारे मतलब देखिए अल्टीमेटली ये हो रहा है कि थोड़ा मिस हो गया। अल्टीमेटली यही हो रहा है कि हमें जिस हिसाब से कंप्यूटर के तकनीकी विकास हो रहा है, चिंता का विषय ये इसमें ये देखने को मिल रहा है कि हमें कुछ तो ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा कि अगर हम पूरी तरीके से इस पर निर्भर हो गए तो नुकसान हो सकता है। सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी का उदाहरण तो ताज़ा है, लेकिन जिस कंप्यूटर वायरस के हमले और दुश्मन देश के साइबर हमलों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि जिन उपग्रहों सैटेलाइट्स के ज़रिए इंटरनेट या क्लाउड इंटरनेट सेवाएं मिल रही हैं, उन उपग्रहों के सौर तूफान की चपेट में आने से हालात बिगड़ जाए। कहने के लिए कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस उपलब्ध है, साइबर हमलों से बचाने के लिए ढेरों प्रबंध हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी मामूली गतिविधि ही जब इतना बड़ा संकट पैदा कर सकती है, तो शेष तकनीकी आपदाओं के बारे में क्या कहा जाए? है ना? देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर वायरस भेज सकता है, कोई साइबर अटैक कर सकता है। यह एक अजीब विडंबना है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नामक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाले लाखों करोड़ों कंप्यूटर को साइबर हमलों से बचाते हुए सुचारू रूप से संचालित रखने का जिम्मा टेक्सास की क्राउड स्ट्राइक नामक इस साइबर सिक्योरिटी कंपनी का है। दावा किया जाता है कि बड़ी कंपनी एयरलाइंस, आपातकालीन सेवाओं के कॉरपोरेट नेटवर्क और क्लाउड नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने वाले उपकरणों आदि को कंप्यूटर वायरस से मतलब ये जो कंपनी है क्राउड स्ट्राइक, इसका काम ही यही होता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के सुरक्षा प्रणाली को मजबूत रखे और हैकिंग से बचाए। अब इस हैकिंग से बचने के लिए उसने ऐसा अपडेट डाल दिया कि भैया पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। दुनिया भर में साइबर हमलों की जांच भी इस कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है, मगर ताज़ा घटना से क्राउड स्ट्राइक कंपनी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट की साख पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस तरह 2010 में एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी मैकफी की एक गलती से अनजाने में दुनिया भर में विंडोज़ एक्सपी पीसी का संचालन बंद हो गया था। उस समय भी ऐसे ही हलचल मची थी। जब मैकफी, आपको एंटीवायरस याद होगा ना, अपने पास पहले हुआ करता था, पिंक कलर का, रेड रेड पिंकिश कलर का लोगो होता है इसका मैकफी का। उसने भी 2010 में अपडेट भेजी थी, जिससे कारण ना सेम प्रॉब्लम हो गई थी, सिक्योरिटी अपडेट। देखिए दिक्कत ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अच्छी कंपनी को ठेका दे दीजिए आप, ये वाला उसे निकाल दीजिए वगैरह वगैरह। इसमें सब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि जिस हिसाब से हम कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, जिस हिसाब से हम कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, कंप्यूटर वर्ल्ड हमारे ऊपर एक तरीके से हावी हो चुकी है, हमारा लाइफ का ऐसा हिस्सा बन गई कि हम इसके बिना जी नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? ग्लोबल आउटेज, कैसे हो सकती है? जैसे कि हमने देख लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वजह से, हैकिंग, साइबर अटैक्स की वजह से, या फिर ओवरबर्डन होने की वजह से भी सर्वर क्रैश हो जाते हैं, या फिर या फिर और कैसे हो सकते हैं ग्लोबल आउटेजेस? सोलर फ्लेयर्स, जो कि सूरज से निकलती हैं, वो आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको भी प्रभावित करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइजेशन, रेडियो वेव्स हैम्पर हो जाती हैं। तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है या सूरज में किसी भी कारण से हलचल बढ़ जाती है, चाहे वो सूरज के फोटोस्फेयर लेयर में हो, कोरोना में हो,
उस कारण से अगर सैटेलाइट में दिक्कत आती है, जो सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के ऊपर मंडरा रही है, हमें फिर से ऐसी समस्याओं से भुगतना पड़ सकता है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये भी एक प्लान तैयार रखना पड़ेगा कि कैसे तकनीक का हम इस्तेमाल तो करें, मगर साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर पाएँ कि कोई भी आपदा होने पे प्लान बी रहे, कुछ तो हो। तभी हम कोई बड़ी समस्या से बच पाएँगे। ठीक है, अब जैसे कि एयरपोर्ट्स पे कंप्यूटर जब काम नहीं कर रहे थे तो ऑफ़लाइन जाना पड़ा। एयर फ्लाइट्स वगैरह इनकी डिटेल्स बार-बार लिखी जा रही थी बोर्ड्स पे। एक और तंत्र की ज़रूरत है, ऐसी समस्या भविष्य में आए उसको रोकने के लिए, या फिर ऐसे सेफगार्ड और चेक्स बनाए जाएँ जो कि कोई बड़ी घटना होने से पहले एमसीबी का काम करें। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज आता है तो एमसीबी गिर जाती है, ट्रिप हो जाती है। तंत्र बनाए जाएँ ऐसे, क्योंकि वरना हम वल्नरेबल रहेंगे इस कंप्यूटर तकनीकी दुनिया के लिए, समस्याओं से खासकर। अगला लेख है उम्मीदों का बजट। ये बजट को लेकर आर्टिकल दिए हुए कुछ खास नहीं, मुझे बातें करी हैं कैसे बजट में अब की बार वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में 1.38 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार पिछले कुछ समय से देश की राजनीति में चुनावी मुद्दे बने लेकिन प्राकृतता से उपेक्षित सवालों की सूद लेती दिख रही है। देश में बेरोजगारी की चुनौतियों से जूझने के लिए 3 नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें अगले 5 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौकरी हासिल करने वालों को सरकार उनके पहले महीने के वेतन पर अनुदान के रूप में 15,000 रुपये तक की अतिरिक्त राशि देगी। जाहिर है, लंबे समय के बाद ऐसा लगता है कि बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता से स्वीकार करने की कोशिश की गई है। आमतौर पर इस पर सबकी नज़र रहती है कि बजट में मध्यम वर्ग के लिए क्या कोई राहत है। इसी लिहाज से देखें तो सरकार ने नई कर व्यवस्था के दरों में जो बदलाव किया है, उससे लोगों के 17,500 रुपये तक बच सकते हैं। एवं अन्य बातें भी इसमें करी गई, जैसे कि इस तरह कर ढांचे के नए स्वरूप से ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा लोगों को पैसा बचाने के बजाय खर्च करने का विकल्प चुनने की और प्रवृत्त करने की है। एकाकी बन के दंश ये आर्टिकल कुछ खास नहीं था, इसको हम पहन देंगे। बाकी अखबार में बजट के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। हालांकि आपके लिए फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच ही काफ़ी है परीक्षा के हिसाब से। हम इस पर कभी अलग से ही बात करेंगे डिटेल में, मगर फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच भी अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग काफ़ी रहेगी, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सर्वे। बजट के हर एक पैसे का हिसाब किताब, पैसा कहाँ से आता है कहाँ जाता है, तो रुपया आता कहाँ से। अगर मान ली सरकार को 1 रुपया मिल रहा है तो 1 रुपया मतलब वो कहाँ से 1 रुपया आया, तो उधारी व अन्य देनदारियों से इतना पोर्शन आया, नियमित कर 17 इतना पोर्शन आया, सीमा शुल्क से इतना पोर्शन आया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से इतना पोर्शन आया, माल और सेवा कर 18 पोर्शन आया, गैर कर राजस्व 9 आया, और सबसे कम आया है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ जाता है सरकार का, ब्याज भुगतान में 19 जाता है। ठीक है, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के खर्च पे इतना जाता है, रक्षा पे इतना जा रहा है। मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग कि अगर 1 रुपया कहीं जा रहा है सरकार का, तो 1 रुपया जा कहाँ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि लगभग सबसे बड़ा खर्चा सरकार का कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा उनको देने में भी चला जाता है, और साथ ही साथ ब्याज भुगतानों में हो रहा है। पेंशन क्योंकि अब कमी हो गई है तो 4 पे आ गया है पेंशन, अब कहाँ मिलती है, ओपीएस तो बंद हो गई थी। ठीक है ना। अगर हम बजट के कोई तुरंत जानने का प्रयास करें कि कहानी क्या है बजट में, तो हमारे सामने ये है। नई कर व्यवस्था के मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर
75,000 रुपये की गई है। जो टैक्स डिडक्शन होता है ना, वो बढ़ा दिया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है। नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव, 3 से 7 लाख रुपये के बीच आय पर 5% और 7 से 10 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स लगेगा। कैंसर की 3 दवाएं आपकी, उन पे भी इन्होंने सीमा शुल्क बिल्कुल छूट कर दी है ताकि उनके रेट कम रहें। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त कर दिया गया। मतलब कि अगर अभी आप ना किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें जो एंजल टैक्स लगता है वो समाप्त कर दिया है। अप्रैल में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 24 लाई गई है। विवाद से विश्वास, ये असल में इनकम टैक्स के ना, ये एक तरीके से जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सेटल करके निस्तारण करने की योजना है। ठीक है ना, किसी पे बातचीत करके निपटाना मैटर को विवाद से विश्वास कहते हैं उसे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की योजना प्रॉपर्टी है। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह और LTCG कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स STCG कहते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के TDS की दर 1 से घटाकर 0.1% कर दी गई है। विवरण दाखिल करने के नियत तिथि तक TDS के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी में मुक्त किया गया है। और बहुत सारी बातें करी गई हैं, अच्छी बातें हैं, मगर मैं फिर भी कहूँगा आपसे कि आप बजट स्पीच पे ध्यान दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही काफ़ी रहेंगी। बजट स्पीच आपकी मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है? वेबसाइट पे मिल जाती है इंडियन बजट की। बाकी आज के इतने रखते हैं। जो करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाए वो हमने वेबसाइट पे डाल दी है। वेबसाइट पे आपको डिटेल में ब्लॉग के माध्यम से मिल जाएगी। अखबार का अध्ययन आप पूरा करिए, अपने आप से करिएगा। हमारा जो काम था एक क्विक एनालिसिस करके आपके मन से अखबार पढ़ने के डर को बाहर निकालना है और की मुद्दों पे बात भी करनी थी। कल फिर आते नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।